आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर की सुबह आज 3 बजे से ही तेज हवाएं और बारिश आ रही है और कई जगहों पर पानी भर गया है। ट्रैफिक बुरी तरीके से बाधित है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से वाटर लॉगिंग भी हुई है, जबरदस्त पानी जमा हो गया है। लोग आज जब घरों से बाहर निकले दफ्तर जाने के लिए, अच्छा खासा उन्हें ट्रैफिक से दो चार होना पड़ा। ये देखिए किस तरह से सड़कें जो है लबालब हो गई। बेंगलुरु के अवलाहल्ली से हैरान करने वाली तस्वीरें आई है। यहां देर रात कुछ लोग एक घर में धारदार हथियार लेकर पहुंच गए और जमकर तोड़फोड़ की। हाथों में धारदार हथियार और लकड़ी लेकर घर पर हमला किया जा रहा है। इस महिला को देखिए कैसे दूसरी लड़की को मार और धमका रही है। बताया जा रहा है कि हमला प्रभु नामक एक शख्स के घर पर हुआ। ये कहा जा रहा है कि यह मामला पारिवारिक झगड़े का है। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। और खबर कर्नाटक के बेंगलुरु में, जहां एक हत्या का मामला सामने आया है और इसके बाद यहां की राजनीति गर्मा सकती है। जिसकी हत्या हुई उसका नाम सुहास शेट्टी था। बताया जा रहा है कि वो बजरंग दल से जुड़ा था। उसका शव अस्पताल में रखा गया है, जहां बीजेपी के नेता पहुंच रहे हैं। अस्पताल के बाहर पुलिस तैनात है। ऐसा माना जा रहा है कि सुहास की हत्या एक शख्स की हत्या का बदला है। सुहास का नाम फैजल नाम के शख्स की हत्या से भी जुड़ा बताया जा रहा है। फैजल की हत्या बीजेपी कार्यकर्ता प्रवीण नेट्टारू की हत्या के बाद हुई थी। उत्तराखंड के नैनीताल में एक नाबालिग के कथित यौन शोषण के बाद तनाव फैल गया। यहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। आरोप है कि 60 साल के एक शख्स ने 12 साल की लड़की का यौन उत्पीड़न किया। इसके बाद से ही नैनीताल में तनाव फैला है। यहां की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। घटना की खबर फैली तो लोगों ने काफी हंगामा किया था। कुछ हिंदू संगठनों ने पुलिस थाने के बाहर भी प्रदर्शन किया। पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। और मुंबई की बात करते हैं, जहां ड्रग तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है और ये लोग मवेशियों की आड़ में नशीले पदार्थों की तस्करी करते थे। पुलिस ने सूरत से मुंबई में ड्रग्स और गुटखे की तस्करी करने वाले गैंग को पकड़ा है। लाखों का माल बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक ये गैंग ट्रक में पहले मवेशियों को रखते हैं, उसके बाद ऊपर चादर लगाकर उसके ऊपर ड्रग्स और गुटखा लेकर मुंबई आते हैं। 2 आरोपी गिरफ्तार हैं, जबकि 4 फरार हैं। वहीं बिहार के वैशाली में एक सड़क हादसे के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने एक पिकअप वैन को आग के हवाले कर दिया। घटना बिहार के वैशाली जिले के हदसारगंज इलाके की है। बताया जा रहा है कि बेकाबू वैन ने पहले 5 लोगों को कुचला, जिसमें एक की मौत हो गई। वहीं घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने पिकअप वैन में आग लगा दी। लोगों ने काफी देर तक सड़क जाम रखी। भुवनेश्वर के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में एक नेपाली छात्रा अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाई गई। 3 महीने से भी कम समय में ये ऐसा दूसरा मामला है। नेपाल की रहने वाली छात्रा KIIT में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन गुरुवार रात उसका शव हॉस्टल में उसके कमरे में मिला। मामला आत्महत्या का बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस हर एंगल से इसकी जांच कर रही है। मृतक के परिजनों को भी इस दुखद घटना के बारे में सूचना दे दी गई है। इस संस्थान के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इससे पहले 16 फरवरी को एक 20 वर्षीय नेपाली छात्रा की भी संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। और अब खबर उत्तराखंड के चमोली से, जहां एक ट्रक नदी में जा गिरा। हालांकि ट्रक के ड्राइवर की तलाश की जा रही है। जोशीमठ जल विद्युत परियोजना में कार्यरत एक ट्रक अचानक कंट्रोल खो देता है और धौली नदी में जा गिरता है। ट्रक का ड्राइवर उस्मान लापता है। 45 साल का उस्मान झारखंड का रहने वाला है। उसे ढूंढने में SDRF और गढ़वाल स्काउट की टीम लगी है। बताया जा रहा है कि घटना गुरुवार सुबह करीब 3 बजे की है। ट्रक मलबे को डंपिंग जोन में डाल रहा था। अचानक बैक करते समय नदी में जा गिरा। रेलवे ने बांग्लादेश सीमा के पास सुरक्षा बढ़ा दी है और इसके लिए GRP और BSF की मदद ली जा रही है।
शेख हसीना के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में जो माहौल है उसे देखते हुए भारत सतर्क है। बांग्लादेश की सीमा पर रेलवे ने सुरक्षा बढ़ाई है ताकि यात्रियों को कोई खतरा न हो। इसके लिए आरपीएफ ने जीआरपी और बीएसएफ के साथ मिलकर पेट्रोलिंग शुरू की है। संवेदनशील इलाकों में खास ध्यान रखा जा रहा है। जो ट्रैक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास है वहां कोई अनचाही घटना न हो, इसके लिए भी तैयारी की गई है। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत लगातार कार्रवाई कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है। शाह ने कहा कि एक एक आतंकी को चुन चुन कर मारेंगे। आतंकियों की कब्र खुदने वाली है। पहलगाम के गुनहगारों को सजा मिलकर रहेगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बेगुनाहों के लहू की एक एक बूंद का बदला भारत लेकर रहेगा। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जो हिमाकत की, उसका बदला भारत जल्द लेगा। और पहलगाम टेरर अटैक के बाद एनआईए एक्शन मोड में है। कल जम्मू कश्मीर में हुर्रियत और जमात इस्लामी के समर्थकों के घर रेड की गई। एनआईए ने 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। एनआईए सूत्रों की माने तो हुर्रियत और जमात इस्लामी के समर्थकों के घर पर रेड डाली गई। 100 से ज्यादा ठिकानों को खंगाला गया। एनआईए को शक है कि प्रतिबंधित संगठन होने के बावजूद इन संगठनों ने पहलगाम के गुनहगारों के लिए ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क खड़ा करने में मदद की है। इन संगठनों से जुड़े लोगों के कॉल रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। तो पहलगाम हमले की जांच जैसे जैसे तेज हो रही है, एक के बाद एक नई जानकारियां सामने आ रही है। ये सामने आ रहा है कि आतंकवादियों ने हमला पूरी तैयारी के साथ किया था। पहलगाम में 22 अप्रैल को सैलानियों पे हुए आतंकवादी हमले का एक एक तार जोड़ने की कोशिश में जुटी एनआईए की टीम इस मामले में रोज नई जानकारियां सामने ला रही है। पता चला है कि आतंकवादी हमले के लिए 15 अप्रैल को ही पहलगाम पहुंच चुके थे। वो 2 दिन पहले से ही बैसरन घाटी में मौजूद थे, लेकिन इन जगहों पर ज्यादा सुरक्षा होने की वजह से हमला नहीं कर सके। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की सतर्कता और बढ़ गई है। अब नई तकनीक वाले कैमरों की संख्या बढ़ाई जा रही है और किसी संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध गतिविधि को ये कैमरे कैसे पहचानेंगे, देखते हैं। कोई अगर संदिग्ध अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करता है और पहले से उसका कोई फोटो जो है वो मौजूद है सरकारी डाटाबेस में, तो आप देखिए कि किस तरीके से ये फेस डिटेक्ट करता है। जम्मू कश्मीर में जगह जगह इस तरह के कैमरे लगाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि ये कैमरे बम धमाकों और आग में भी खराब नहीं होंगे। ये कैमरे संदिग्ध लोगों और संदिग्ध गाड़ियों की पहचान कर सकते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की न्यायिक जांच का आदेश देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ये संवेदनशील समय है। देश की सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि पहलगाम टेरर अटैक जैसे सेंसिटिव मुद्दे पर कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा, यह गंभीर मसला है, गंभीरता दिखाएं। यह अर्जी दाखिल करने का समय नहीं, यह संवेदनशील मुद्दा है। जस्टिस सूर्यकांत। बता दें कि वकीलों का एक ग्रुप पहलगाम हमले की जांच न्यायिक आयोग से कराने की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। राजस्थान के भरतपुर से पाकिस्तान विरोध का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला है। यहां के किसानों ने पाकिस्तान को पान के पत्ते भेजने से इनकार कर दिया है। इन किसानों ने पाकिस्तान को अपनी जमीन पर उपजे पान के पत्ते भेजने से मना कर दिया है। हमारे जो जितने भी गांव हैं तमुल समाज के, हमको सबको कंफर्म किया है कि हम पान पाकिस्तान के लिए नहीं भेजेंगे। किसान नुकसान में हैं, लेकिन अपने फैसले पर कायम हैं। अब ये युद्ध चल रहा है, इसकी वजह से ये जो आतंकी हमला हुआ है हाँ। तो आप लोगों को काफी घाटा भी जाएगा ना। तो घाटे का तो सहन कर लेंगे हम। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में भी तनाव है। यहाँ के पर्यटन स्थल लगभग खाली पड़े हैं। उत्तरी पाकिस्तान की नीलम घाटी अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ गर्मियों के सीजन में करीब 3 लाख सैलानी आते हैं, लेकिन इस बार होटल खाली हैं। बताया जा रहा है कि पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद पाकिस्तान में डर है कि भारत बड़ी कार्रवाई कर सकता है। नीलम घाटी एलओसी से मात्र 3 किलोमीटर दूर है। दोनों देशों के बीच तनाव से आम लोग परेशान हैं। झारखंड एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिसका संबंध हिजबुत तहरीर नाम के एक आतंकी संगठन से बताया जा रहा है।
झारखंड एटीएस ने अम्मास यासर नाम के शख्स को धनबाद से दबोचा। बताया जा रहा है कि ये पहले इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा था। फिलहाल इसका कनेक्शन हिजबुत तहरीर नाम के आतंकी संगठन से बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अम्मार को 2014 में राजस्थान के जोधपुर से गिरफ्तार किया गया था। उसके इंडियन मुजाहिदीन से उस समय संबंध बताए गए। साल 2024 में वो जेल से बाहर निकला और फिर आतंकी गतिविधियों में शामिल हो गया था। वहीं पानी पर हरियाणा और पंजाब में सियासी तलवारें खिंच गई है। पंजाब का कहना है कि वो ज्यादा पानी नहीं दे सकता है, इससे दिल्ली पर भी असर पड़ेगा। तो वहीं बीजेपी आरोप लगा रही है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो राजनीति कर रही है। दरअसल पानी की कमी हुई तो हरियाणा ने भाखड़ा नंगल डैम से ज्यादा पानी मांग की तो पंजाब सरकार ने इनकार कर दिया। पंजाब ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। बीजेपी का आरोप है कि चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी पानी पर राजनीति कर रही है। कोई संकट नहीं आने दिया जाएगा, दिल्ली सरकार मुस्तैद है। बिहार की बात करते हैं, जहां शराबबंदी है लेकिन यहां शराब बेचने के लिए नई नई तरकीबें निकाल ली जाती हैं। मुजफ्फरपुर में एम्बुलेंस से मरीज की जगह विदेशी शराब की खेप मिली। एम्बुलेंस में होना चाहिए था मरीज को, लेकिन इसमें निकली शराब की बोतलें, वो भी विदेशी। मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग की कार्रवाई में ये सामने आया। उत्पाद विभाग की टीम ने सदादतपुर इलाके से एम्बुलेंस के साथ ड्राइवर को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से एम्बुलेंस में शराब की खेप लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचा था। तो कार पार्किंग को लेकर क्या कोई किसी की जान ले सकता है? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ऐसा ही हुआ है। यहां गाड़ी खड़ने को लेकर महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई है। गुत्थम गुत्थी, धक्का मुक्की, 5 महिलाओं में भयंकर महाभारत छिड़ी है। महिलाओं के बीच महाभारत की ये तस्वीरें बिलासपुर की मंगला दीनदयाल कॉलोनी की है। इस फसाद का आगाज गाड़ी पार्किंग को लेकर हुआ। गाड़ी खड़ी करने को लेकर दो पक्षों में पहले कहासुनी हुई, फिर नौबत मारपीट पर पहुंच गई। मारपीट का यह पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बढ़ती गर्मी ने पानी की दिक्कत को और बढ़ा दिया है। राजस्थान के भरतपुर में पानी की समस्या को लेकर एक शख्स ने विरोध का अनोखा तरीका निकाला। टंकी तो है लेकिन उसमें पानी नहीं है। इंसान की कैसे प्यास बुझेगी? अपनी इसी बात को रखने के लिए शख्स पानी की टंकी पर चढ़ गया। टंकी पर चढ़े शख्स का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन को बार बार इसकी शिकायत की गई, लेकिन ढाक के 3 पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो वो टंकी पर चढ़कर प्रशासन का ध्यान खींचने लगा। घंटों ये ड्रामा चलता रहा। बाद में प्रशासन ने शख्स को समझा बुझाकर टंकी से नीचे उतारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में भारत के पहले वर्ल्ड विजुअल एंटरटेनमेंट समिट यानी कि वेव्स का 2025 उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि वेव्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित होगा। मुंबई के एक छत के नीचे 100 से ज्यादा देशों के आर्टिस्ट, इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स जुटे थे। मकसद था ग्लोबल टैलेंट और ग्लोबल क्रिएटिविटी के एक ग्लोबल इकोसिस्टम की नींव रखना। एक तरह से आज यहाँ ग्लोबल टैलेंट और ग्लोबल क्रिएटिविटी के एक ग्लोबल इकोसिस्टम की नींव रखी जा रही है। राजस्थान में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान जोर शोर से चल रहा है। ऐसे लोगों की शिनाख्त की जा रही है जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं। एक्शन जरूरी है क्योंकि मामला देश की सिक्योरिटी का है। इसलिए देश भर में अवैध तरीके से बसे बांग्लादेशी नागरिकों की तलाश की जा रही है। जयपुर पुलिस भी हरकत में है। लोगों के दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। जयपुर के झोटवाड़ा, कानोता, ब्रह्मपुरी, बगरू और आसपास के इलाकों में कार्रवाई हो रही है। अभियान में जिन लोगों के दस्तावेज गड़बड़ मिल रहे हैं उन्हें डिटेन सेंटर्स में भेजा जा रहा है। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा की शुरुआत भी हो गई है। केदारनाथ धाम के कपाट भी खुल गए हैं। उत्तराखंड में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और अब की बार यूरोप से भी 25 श्रद्धालुओं का एक जत्था दर्शन के लिए पहुंचा है। हरबतपुर बस स्टैंड पर 4 धाम यात्रियों के लिए पहला यात्री पड़ाव बना है। यूरोप से आए करीब 25 तीर्थ यात्रियों का ये जत्था पंजीकरण के बाद आगे की यात्रा पर रवाना हुआ। विदेशी तीर्थ यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो इसलिए पूरा सिस्टम ग्राउंड पर उतरा है। 4 धाम यात्रा के लिए अब तक 22 लाख श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट 2 और 4 मई को खुलेंगे।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी देश ईरान से तेल या पेट्रोकेमिकल्स खरीदेगा उस पर सैंक्शंस यानी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरानी तेल या पेट्रोकेमिकल उत्पादों की सभी खरीद तुरंत बंद होनी चाहिए। कोई भी देश या व्यक्ति जो ईरान से किसी भी मात्रा में तेल या पेट्रोकेमिकल खरीदता है उस पर तुरंत ही प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ट्रंप की ये चेतावनी तब आई जब ओमान से खबर आई कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता स्थगित हो गई है।